Hello everyone. So today we are coming back with our lecture 2 of this unit, that is the thermodynamics 2. Okay na? So in this unit we have to discuss about the third law of thermodynamics. Okay. तो लास्ट लेक्चर हमने देख लिया था कि थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एक्चुअल में होता क्या है, वो हमने लास्ट लेक्चर में देखा, और नर्स्ट हीट थ्योरम भी हमने देखा था. ओके. तो अभी हमें क्या देखना है कि इसके कंसिक्वेंसेस क्या है. ओके ना. तो पहले लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे कंसिक्वेंसेस. ओके ना. कंसिक्वेंसेस ऑफ थर्ड लॉ. ओके ना. तो ये थर्ड लॉ है जो हमने देखा लास्ट टाइम. जो क्या था थर्ड लॉ? एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर मीन्स द टेम्परेचर टेंस टू जीरो, देन एंट्रोपी ऑल्सो टेंस टू जीरो. अगर टेम्परेचर जीरो की तरफ जा रहा है, ओके ना, जीरो के पास अप्रोच कर रहा है, तो हमारा एंट्रोपी भी जीरो हो सकता है. ओके ना. ऐसा उसमें थर्ड लॉ ने बताया. कंफर्म वहाँ पे नहीं बताया, क्योंकि एक्चुअल में एक्सपेरिमेंटली ये पॉसिबल ही नहीं है किसी भी तरह की कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर अचीव करना. ये अभी तक तो पॉसिबल ही नहीं हुए. ओके ना. तो इसलिए वो ऐसे खाली बताया गया है कि टेंस टू जीरो है. ओके ना. टेंस टू जीरो की मतलब वहाँ पे अगर अप्रोच करेगा एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे, तो वो एंट्रोपी भी अप्रोच करेगी जीरो होने के लिए. ओके ना. एंट्रोपी पूरी तरह से जीरो हो सकती है. ओके. तो हमें ये देखना है कंसिक्वेंसेस ऑफ थर्ड लॉ. तो कंसिक्वेंसेस मतलब एक्चुअल में क्या रहता है कि उसमें क्या कमी है, मतलब उसके लिमिटेशंस, हम लोग लिमिटेशंस भी बोल सकते हैं. लिमिटेशन से अच्छा उसके अंदर क्या कमी है, वो थर्ड लॉ. मतलब हमने बोल तो दिया थर्ड लॉ पे कि ये टेम्परेचर अगर जीरो केल्विन की तरफ हो गया तो ऐसा हो सकता है, ये पॉसिबल है कि एंट्रोपी जीरो हो सकता है. बट उसके साथ बाकी अदर भी फैक्टर्स है कि वो भी जीरो होने के चांसेस है. तो वो हमें यहाँ पे स्टडी करना है कि ये क्या क्या है कि दूसरे फैक्टर्स पे अफेक्ट करेगा, उसका क्या इफेक्ट होगा, वो यहाँ पे देखना है. तो कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ थर्ड लॉ में फर्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे सरफेस टेंशन का. मीन्स व्हाट दैट इज एट टी इक्वल टू टी टेंस टू जीरो. इक्वल टू नहीं लिखेंगे, टेंस टू जीरो लिखेंगे, क्योंकि टेम्परेचर जीरो की तरफ जा रहा है. ओके ना. जीरो पे अप्रोच कर रहा है. ओके ना. उसके तरफ एक्चुअल तुरंत वो जीरो नहीं हो रहा है. ओके ना. तो ऐसे बोलेंगे कि एट टी टेंस टू जीरो द सरफेस टेंशन बिकम्स कॉन्स्टेंट. सरफेस टेंशन, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सरफेस टेंशन, ये क्या हो रहा है कांस्टेंट. ओके ना. ये कांस्टेंट बन रहा है. ओके. तो ये पहला कंसिक्वेंसेस है कि अगर टेम्परेचर हम लोग जीरो करेंगे तो सरफेस टेंशन कांस्टेंट होगा. तो कैसे होगा? फॉर सरफेस फिल्म, तो हम लोग एक फिल्म कंसिडर करते हैं फॉर सरफेस फिल्म. सरफेस फिल्म मतलब क्या, हम लोग ने यहाँ पे ऐसा ये वायर का ये कंसिडर कर लिया है. ओके ना. ये वायर का ऐसा पोर्शन कंसिडर कर लिया है. अगर इसको सोप बबल में डालेंगे, तो सोप बबल में डालेंगे तो क्या होगा, उसके ऊपर ऐसा पूरा एक लेयर क्रिएट हो जाएगा. उस लेयर को ही हम लोग बोलते हैं फिल्म. ओके ना. कोई भी लेयर अगर कंसिडर करते तो उसको बोलते हैं, उस पर सरफेस पे वो क्रिएट हो गया है. ओके ना. तो फॉर सरफेस फिल्म, तो ये पूरा रहता है, इसको फिल्म बोलते हैं. ओके ना. जो बाउंड्रीज रहेंगे उसको. तो फॉर सरफेस फिल्म तो एक फॉर्मूला है, देखो, डो एस अपॉन डो ए एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू माइनस डी गैमा अपॉन डी टी. तो ये डायरेक्ट फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि हमें यहाँ पे ये सब फार्मूला की एक्चुअल में ज़रूरत नहीं है, बट हम लोग को रिप्रेजेंट करना है, इसलिए हम लोग इन्हें यूज़ कर रहे हैं. तो क्या है, यहाँ पे एस हमारा टेम्परेचर है, एस हमारा एंट्रोपी है, सॉरी एस हमारा एंट्रोपी है, और जो ए है, ए मतलब क्या है, हमारा एरिया ऑफ द सरफेस. ओके. दिस इज द एरिया ऑफ सरफेस, मतलब ये जो हमने फिल्म का जो सरफेस कंसिडर किया है, ये ऊपर का. ओके ना. उस एरिया का सरफेस. ओके. एंड टी हमारा टेम्परेचर रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस दिया हुआ है, और एक गैमा जो है वो एक्चुअल में क्या है, हमारा सरफेस टेंशन. ओके. तो गैमा एक्चुअल में रिप्रेजेंट कर रहा है सरफेस टेंशन, और जो टी है वो टेम्परेचर है, एट टेम्परेचर टी. ओके. तो ये फॉर्मूला यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है. और क्या बताया गया, अगर टी टेंस टू जीरो है, टी अगर टेंस टू जीरो हो रहा है, तो वो टाइम पे गैमा की जो वैल्यू है ये भी अगर क्या होगी, टेंस टू जीरो होगी, डी गैमा बाई डी टी टेंस टू जीरो हो जाएगी. तो अगर देखो यहाँ पे, अगर डी गैमा बाई डी टी है, मतलब ये डिफ्रेंशिएशन है. ओके ना. डेरिवेटिव अगर किसी भी फंक्शन का अगर जीरो होता है, ये देखो विथ रिस्पेक्ट टू टी, यहाँ पे डेरिवेटिव है गैमा का, तो गैमा का अगर ये डेरिवेटिव अगर जीरो हो रहा है, तो इसका मतलब गैमा इज कांस्टेंट. अगर कोई भी कांस्टेंट फंक्शन है, उसका अगर हम लोग डेरिवेटिव निकाले तो वो कभी भी जीरो होता है. तो ये अगर जीरो हो रहा है, तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि गैमा कांस्टेंट है. गैमा मतलब क्या है, हमारा सरफेस टेंशन. तो सरफेस टेंशन इज कांस्टेंट. इस तरह से हम लोग ये लिख सकते हैं कि सरफेस टेंशन कांस्टेंट है.
बट ये कहाँ पे फाउंड हुआ, सब जगह पे फाउंड नहीं हुआ। ये कहाँ पे फाउंड हुआ, खाली 2 एलिमेंट्स थे उन पे ये वैलिड था, दैट इज He4 एंड He3। तो यहाँ पे क्या है, ये हीलियम के 2 ये ओके ना, ये 2 तरह के हीलियम एटम्स है, एक He4 है और He3 ओके। इसमें खाली ये वैलिड हुआ, बाकी इसमें नहीं ओके। देन सेकेंड है और एक है, वो है एज टेम्परेचर ओके, यहाँ पे लिखता हूँ एज टेम्परेचर टेंस टू 0, तो उसमें क्या होगा, ऑल हीट कैपेसिटीज टेंस टू 0। जो हमारी हीट कैपेसिटीज थी वो 0 हो सकती है। तो हीट कैपेसिटीज में हमारे क्या क्या था, Cp और Cv, 2 तरह की हीट कैपेसिटीज हमने कंसिडर की, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम ऐसे ओके। तो इसको हम लोग दोनों के लिए कॉमन वर्ड हम लोग यूज़ करेंगे, C लिखेंगे, ठीक है ना। ये सब के लिए हम लोग कॉमन खाली C लिखेंगे ओके, Cp और Cv के लिए। यहाँ पे हम आगे सॉल्व करेंगे इसलिए उसके खाली C लिखेंगे। तो वो C का फॉर्मूला देखो कैसा है, C इज़ गिवन बाय, इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं T इंटू डो एस बाय डो टी ओके, ये C का फॉर्मूला है ऐसा। सो अभी हम लोग को ये T निकाल देना है ओके। T को हम लोग इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं ओके, क्या है, डो एस डिवाइड बाय डो ln ऑफ टी। तो देखो अभी इधर क्या दिया है, डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ टी, तो लॉग ऑफ टी का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1/t। अगर 1/t लिखेंगे और अगेन इधर dt आ जाएगा ओके, तो डो टी आ जाएगा 1/t, तो t कहाँ पे जाएगा, ऊपर जाएगा ओके। तो t यहाँ पे ऊपर आ जाएगा, तो वापस ये रिलेशन हमारा ऐसा बन जाएगा। अगर इसका हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये रिलेशन बन सकता है, ठीक है। मतलब क्या होगा, 1/t इंटू डो टी ऐसा यहाँ पे बन जाएगा ओके। तो ये रिलेशन ऐसे बन जाएगा, तो इसलिए हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं ओके। अभी हमें क्या करना है, ये t की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, t टेंस टू 0। अगर हम लोग कैसे करें, t टेंस टू 0 यहाँ पे हो जाएगा, तो वो टाइम पे क्या प्रॉब्लम हो जाएगा, अगर t टेंस टू 0 लिखेंगे तो log क्या हो जाएगा, ln ऑफ t, ln ऑफ 0 हो जाएगा। तो log 0 है, डेरिवेटिव है यहाँ पे, तो वो क्या हो जाएगा, तो ln ऑफ t अगर हम लोग कंसिडर करें तो ln ऑफ t का वैल्यू क्या होगा, टेंस टू -इन्फिनिटी हो जाएगा ओके। मतलब -इन्फिनिटी का अगर आप निकालेंगे लॉग तो वो 0 हो जाएगा ओके ना। तो इस तरह से वो -इन्फिनिटी हो जाएगा, और हम लोग फिर बोल सकते हैं कि ये वैल्यू पूरी तरह से 0 हो जाएगी ओके। तो हम लोग s का वैल्यू यहाँ पे 0 टेंस टू 0 हो सकता है टेम्परेचर, और ये अगर यहाँ पे ही 0 है, ये भी 0 हो गया, तो क्या हो जाएगा, ये c के वैल्यू भी कम्प्लीटली 0 हो जाएगा, c ऑल्सो टेंस टू 0। इट मीन्स यहाँ पे Cp का वैल्यू भी 0 एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, यहाँ पे 0 हो जाएगा। और ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव कैसे किया, एक्सपेरिमेंटली जब करने गए तभी फॉर गोल्ड के लिए ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया। तो कैसे प्रूव किया, तो Cp टेंस टू 0 एज T टेंस टू 0, मतलब कंप्लीट 0 तो नहीं टेम्परेचर अचीव किया, बट उसके पास में गए होंगे, मतलब बहुत कम टेम्परेचर किया होगा, तो वो टाइम पे क्या हो गया, ये Cp का वैल्यू भी 0 होने लगा, मतलब उसका भी एकदम 0 के पास में अप्रोच करने लगा ओके। तो इस तरह से ये किया था, और किसने किया था, ये नर्स ने किया था, खुद किसने किया था, प्रूव्ड बाय नर्स्ट। मतलब जो हमारा नर्स्ट हीट थ्योरम का जो फॉर्मूला बनाया था वही साइंटिस्ट ने किया था, नर्स्ट ने ये बनाया गया था ओके ना। तो दिस इज प्रूव्ड बाय नर्स्ट। तो अभी नेक्स्ट हम लोग देखेंगे और एक चीज़ है, तो देखो यहाँ पे यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि क्या हो रहा है ओके। तो इसमें क्या हो गया, खाली हमें t का वैल्यू यहाँ पे हमने पुट किया, तो हमारा जो log का वैल्यू है वो क्या बन गया, -इन्फिनिटी ओके ना, -इन्फिनिटी, क्योंकि इसका अगर एंटी लॉग निकालेंगे तो इतना आएगा ओके। देन क्या, s टेंस टू 0, यहाँ पे फिर हम लोग बोल सकते हैं कि ये अगर इन्फिनिटी है, 1/∞ क्या आता है, 0, तो 1/∞ अगर ये अगर इन्फिनिटी बन जाता है तो 1/∞ 0 हो जाएगा, तो ये पूरा वैल्यू कम्प्लीटली 0 हो सकता है ओके। तो वो वहाँ पे हो गया। बाद में इक्विपार्टीशन थ्योरम, वो भी इस पर अलाउड नहीं हो पाएगा, क्योंकि देखो क्या है, अगर हम लोग यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ठीक है ना आगे, ठीक है। तो इसके आगे का स्टेप देखो क्या है, कि अगर हम लोग ये जो है हमारा स्पेसिफिक हीट, वो एक्चुअल में क्या रहता है, फॉर मोलिकुलर गैस, देखो पर मोल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, उसके लिए क्या रहता है, R/2 रहता है। R क्या रहेगा, गैस कांस्टेंट डिवाइड बाई 2। बट अगर C यहाँ पे देखो अप्रोच 0 हो रहा है, तो ये क्या हो गया, इधर कांस्टेंट वैल्यू है, इधर 0 है, तो ये एक्चुअल में पॉसिबल नहीं है ओके। तो ये वैलिड नहीं है, और ये एक्चुअल में रिजल्ट किसका है, क्लासिकल थ्योरी का है। तो क्लासिकली जो हमारा थ्योरी था
क्लासिकली जो हमारा थ्योरी था वो वैलिड नहीं है, उसके लिए ये टेंस टू जीरो अगर हम लोग करते हैं टी टेंस टू जीरो तो ये वैलिड नहीं होगा। ओके, बाद में थर्ड देखते हैं। थर्ड कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? इट इज़ अबाउट दी एक्सपांशन कोएफिशिएंट, मतलब वॉल्यूम होगा। ओके ना, वॉल्यूम कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन वो कैसे होता है देखो। तो देखो टी टेंस टू जीरो यहाँ पे होगा, तो क्या होगा यहाँ पे वॉल्यूम एक्सपांशन कोएफिशिएंट्स यहाँ पे लिख देता हूँ, एक्सपांशन कोएफिशिएंट ओके, एक्सपांशन कोएफिशिएंट जो रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से। ओके, अल्फा साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। उसका फॉर्मूला देखो कैसा है, अल्फा इज इक्वल टू 1/v वॉल्यूम कोई एक्सपांशन कोएफिशिएंट ऑफ, ओके ना, तो वो है ओके ना, वॉल्यूम कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन यहाँ पे दिया गया है। तो अल्फा इक्वल टू 1/v डो v बाई डो टी एट कांस्टेंट प्रेशर। ओके ना, ये एक्चुअल में अल्फा का फॉर्मूला है। और इसको और एक फॉर्म में लिख सकते हैं, अगर v को हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको, -1/v डो एस बाई डो पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये एक्चुअल में रिलेशन बताया गया थर्मोडाइनामिक, जो मैक्सवेल थर्मोडाइनामिक रिलेशन है उससे बताया गया। इसका नेक्स्ट जो टॉपिक है वो एक्चुअल में मैक्सवेल थर्मोडाइनामिक रिलेशन ही है, तो उसमें हम लोग ये देखेंगे कि डो वी बाई डो टी कांस्टेंट प्रेशर ये रिलेशन कैसे आएगा, डो एस बाई डो पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ओके ना, यहाँ पे खाली इतना ही याद रखो। ओके, वो चैप्टर में हम लोग, वो टॉपिक में हम लोग देख लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक उसके बाद वही है, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ये चीज़ पता चल जाएगी कि ये फार्मूला से कैसे मैच कर रहा है। ओके ना, वो रिलेशन है मैक्सवेल थर्मोडाइनामिक रिलेशन से, तो उसके तरह हिसाब से वो इक्वल टू आ जाते हैं। ओके, इसलिए वो माइनस साइन उसमें आ गया। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे खाली हम लोग लिखेंगे, अगर टी टेंस टू जीरो हम लोग करेंगे तो उस टाइम पे क्या हो गया, RHS उसका चेंज हो जाएगा। मतलब जो RHS है, जो राइट साइड है, वो कम्प्लीटली जीरो हो जाएगी। टी टेंस टू अगर जीरो करेंगे यहाँ पे, तो वो टाइम पे ये जो रिलेशन है देखो, टी टेंस टू जीरो है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, तो वो टाइम पे ये जो रिलेशन है वो कम्प्लीटली RHS यहाँ पे RHS इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ओके, RHS अगर टेंस टू जीरो हो गया तो क्या हो जाएगा, अल्फा भी इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो एक्सपांशन कोएफिशिएंट कंप्लीट जीरो हो जाएगा। और इसलिए क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ द चेंज इन एंट्रोपी टेंड टू वैनिश इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस। दिस इज ट्रू फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ द प्रेशर एट लो टेम्परेचर। ओके, लो टेम्परेचर के लिए ये ट्रू वैल्यू है। ओके, तो हमें ये रिलेशन मिल गया, टी अगर टेंस टू जीरो है तो वो टाइम पे अल्फा भी टेंस टू जीरो हो जाएगा। ओके ना, मतलब टी टेंस टू जीरो देन अल्फा टेंस टू जीरो। ओके, ये यहाँ पे रिलेशन हो जाएगा। सिमिलर हम लोग वॉल्यूम के लिए भी लिख सकते हैं। ओके ना, ये हमने क्या वॉल्यूम के लिए लिखा था, और सिमिलर हम लोग प्रेशर के लिए भी लिख सकते हैं। मतलब हम लोग अगर सिमिलरली प्रेशर के लिए भी लिख सकते हैं, तो प्रेशर के लिए भी क्या हो जाएगा, यही रिलेशन है। ओके ना, मतलब प्रेशर कोएफिशिएंट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके ना, प्रेशर कोएफिशिएंट एट कांस्टेंट वॉल्यूम होगा, वो टेंस टू अगर जीरो होगा एज टी टेंस टू जीरो। ओके, ये रिलेशन यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, पूरा हमें उसका फॉर्मूलाज वगैरह लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक ये सफिशेंट है। ओके, तो इतना ये यहाँ से चेंज हो रहा है। देन हम लोग और एक देखेंगे फोर्थ। ओके ना, फोर्थ क्या है, एज टी टेंस टू ज़ीरो अगर टेम्परेचर ज़ीरो हो रहा है तो हमारा जो CP माइनस CV, तो हमने देखा CP और CV क्या था, हमारा स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो भी टेंस टू जीरो हो जाएगा। तो ये हम लोग कैसे देखेंगे, देखो इसका फॉर्मूला है CP माइनस CV इज इक्वल टू T इंटू डो P बाई डो T एट कांस्टेंट वॉल्यूम। हमें ये सब फॉर्मूलाज के यहाँ पे प्रूफ नहीं देखने, ओके ना, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। हमें खाली यहाँ पे इसके रिलेशंस यहाँ पे ये जो फाइंड करना है, इसके लिए हमें खाली ये यूज़ होने वाले, बस बाकी कुछ नहीं है इसका। तो देखो यहाँ पे आगे क्या है, डो P बाई डो टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, इसको ऐसे ही रखते हैं, डो P बाई डो टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, और ये देखो T इंटू डो V बाई डो टी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो यहाँ पे हमें अल्फा का फॉर्मूला देखो यहाँ पे क्या है, T इंटू देखो डो V बाई डो टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। देखो ये क्या है, कांस्टेंट प्रेशर है। ओके, और यहाँ पे हमने क्या लिखा है, T लिखा हुआ है। ओके, तो देखो यार, अगर हम लोग खाली इतनी टर्म देखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू वी, तो यहाँ पे अल्फा इंटू वी आ जाएगा।
तो एक्स्ट्रा टर्म यहाँ पे आ जाएगी अल्फ़ा वी एंड टी। ओके, यहाँ पे एक्स्ट्रा टर्म आ गई। तो देखो ये हमारा यहाँ पे एक रिलेशन बन गया, यहाँ पे इक्वेशन आप लिख सकते हो कुछ भी। देन क्या है, अभी हम लोग देखेंगे एज टी टेंस टू जीरो, अगर हम लोग यहाँ पे टी की जगह पे जीरो रख देते तो क्या जाएगा, ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, RHS पूरा जीरो हो जाएगा। और इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि सी पी माइनस सी वी टेंस टू जीरो, यहाँ पे ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, सी पी माइनस सी वी टेंस टू जीरो हो जाएगा। तो ये यहाँ पे ज़ीरो हो गया। अगर ये यहाँ पे ज़ीरो हो गया तो हम लोग बोल सकते कि डिफरेंस बिटवीन द स्पेसिफिक हीट ऑफ द प्रेशर एंड एट द वॉल्यूम इज टेंस टू जीरो एज टी टेंस टू जीरो, दैट मीन्स टेम्परेचर टेंस टू जीरो। और ये एक्सपेरिमेंटली ये कंफर्म किया गया है। ओके, एंड फिर एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे ये ज़ीरो हो सकता है। ओके, अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। अभी नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पेज पे। तो अभी नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फिफ्थ पॉइंट। ओके ना, यहाँ पे हमारे 4 हो गए, अभी 5वां और एक कॉन्सिक्वेंसेस है। तो क्या है, एज टी टेंस टू जीरो, मतलब टेम्परेचर टेंस टू जीरो, क्या हो जाएगा यहाँ पे, गैस, नो गैस रिमेन आइडियल, मीन्स आइडियल गैस लॉ वहाँ पे वो फॉलो नहीं करेगा, इनवैलिड हो जाएगा वो गैस के लिए। ओके ना, यहाँ पे जो हमारा आइडियल गैस का जो है, परफेक्ट गैस का जो हमारा इक्वेशन था वो यहाँ पे फॉलो नहीं करेगा। ओके, तो ये कैसे होगा, देखो यहाँ पे हमारे पास एंट्रोपी के लिए इक्वेशन है। ओके, हमें तो पता है टी टेंस टू जीरो हो जाएगा, तो सी पी माइनस सी वी टेंस टू जीरो हो रहा है। और एक्चुअल में वो भी एक रीज़न है आइडियल गैस के लिए कि सी पी माइनस सी वी कभी भी आइडियल गैस के लिए जीरो नहीं होता है। ओके, तो वो भी हो जाता है। और नेक्स्ट हमारा ये एक रिलेशन है, देखो एंट्रोपी का, एस इक्वल टू सी वी एल एन ऑफ टी। ओके, ये हमने लास्ट में, हमने जो लास्ट हमारा यूनिट हुआ है उसमें हमने किसी जगह पे ये डेरिवेशन में किया होगा, सी वी एल एन ऑफ टी प्लस आर एल एन ऑफ वी प्लस यहाँ पे कांस्टेंट लिख देते हैं। ठीक है ना, कांस्टेंट इसका, ठीक है, कांस्टेंट। तो अभी हमें क्या करना है, टी टेंस टू अगर हम लोग जीरो लिखेंगे, यहाँ पे लॉग है टी है, तो लॉग टी अटेंड करने के लिए क्या हो जाएगा, हमारा एस जो है वो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। मतलब अगर टी टेंस टू जीरो लिखेंगे तो हमारा जो लॉग टी है यहाँ पे एल एन ऑफ टी है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, जो हमारी दूसरी टर्म है एस, वो हमारी टेंस टू इन्फिनिटी हो जाएगी, एस टेंस टू माइनस इन्फिनिटी हो जाएगी, क्योंकि ये टी किस में, लॉग में। ओके, और हम लोग इसको जीरो लिख रहे हैं, इसलिए एस टेंस टू इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, एंड विच इज़, ये क्या हो जाएगा एक्चुअल में, मीनिंगलेस, कि हमारा एंट्रोपी माइनस इन्फिनिटी हो रहा है। एक्चुअल में एंट्रोपी हमारी कभी भी टर्म पॉजिटिव ही आएगी या फिर जीरो आ सकती है, बट वो निगेटिव हम लोग नहीं लिखते, और लेकिन यहाँ पे निगेटिव है वो भी इन्फिनिटी में, तो इसलिए ये मीनिंगलेस हो जाएगा। मीनिंगलेस होने की वजह से क्या हो जाएगा, हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे देयरफॉर एट लो टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ आइडियल गैस डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ पे जो आइडियल गैस है वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ओके, यहाँ पे आइडियल गैस, यहाँ पे इक्वेशन वो फॉलो नहीं करेगा, और इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ आइडियल गैस डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, तो ये हो गया। देन 6 पॉइंट है हमारा, सो ये देखो क्या है, एज टी टेंस टू जीरो इट इज़ अ ब्रेकडाउन ऑफ क्यूरीज लॉ। तो क्यूरीज लॉ सुना होगा आपने, तो क्यूरीज लॉ एक्चुअल में है क्या, कहाँ पे यूज़ होता है ये एक्चुअल में होता है मैग्नेटाइजेशन। ओके ना, मैग्नेटिज्म में यूज़ होता है क्यूरीज लॉ। तो मैग्नेटाइजेशन जो हमारी क्वांटिटी है मैग्नेटाइजेशन mz, ओके, उसके लिए ये यूज़ होता है। ओके, mz इक्वल टू काई एच ऐसा लिखते हैं हम लोग। ओके ना, तो वो टाइम पे क्या रहता है, ये रहता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, काई रहता है मैग्नेटिक ससेसिबिलिटी। ओके, इसको हम लोग काई बोलते हैं ये साइन को। ओके, तो क्यूरी लॉ एक्चुअल में क्या है, जो हमारा मैग्नेटिक ससेसिबिलिटी है, ओके ना, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है। ओके, जो मैग्नेटिक ससेसिबिलिटी है mz इज इन्वर्सली, मैग्नेटिक ससेसिबिलिटी ये जो काई लिखा हुआ है इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, मतलब C अपॉन टी लिखते हैं हम लोग। तो ये अगर हम लोग इसका रिलेशन दिखाएंगे तो काई इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टी, तो क्या हो जाएगा, देखो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टी है, तो क्या, अगर हम लोग टी को इंक्रीज करेंगे तो ये कम होते जाएगा, डिक्रीज करेंगे तो ये बढ़ेगा, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। ओके, एक्चुअल में क्या हो रहा है, अगर हम लोग काई टेंस टू जीरो लिखेंगे तो वो एक्चुअल में कब अटेंड होगा,
टी टेंस टू 0 पे। तो क्या टी अगर टेंस टू 0 है तो काई भी हमारा 0 होते जा रहा है। ये एक्चुअल में हो रहा है। अगर एब्सोल्यूट 0 का हम लोग अगर अप्रोच करेंगे तो ये हमें मिलेगा, ओके ना, ये चीज़ हमें मिलेगी, ओके। तो ये एक्चुअल में क्या कर रहा है, इस लॉ को ये फॉलो नहीं कर रहा है, ये लॉ पूरी तरह से फिर ये हो रहा है, ब्रेक हो रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या बताया गया और ये एक्चुअल में अटेंड क्या कर रहा है, ओके ना, मतलब ये 0 का अप्रोच कर रहा है। तो क्या होगा, अगर ये कम हो रहा है तो ये बढ़ना चाहिए था, पर यहाँ पे क्या हो रहा है, 0 का अप्रोच कर रहा है तो ये भी 0 हो रहा है, ओके। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी भी 0 हो रही है, ओके। तो इसलिए ये बताया गया है। और अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ उसने ऐसे भी बोल दिया इसको, डो एस अपॉन डो बी, ओके। मीन्स यहाँ पे ये एस रिप्रेजेंट कर रहा है एंट्रोपी और बी हमारा मैग्नेटिज्म है एट कांस्टेंट टेम्परेचर टेंस टू 0। ये यहाँ पे रिलेशन बताया गया उसने, ओके। और हेंस क्या हो गया, डो काई अपॉन डो टी, ये ऐसा रिलेशन उन्होंने बताया टेंस टू 0। ये एक्चुअल में ये जो वैल्यू है वो एक्चुअल में बन क्या रही है, अभी 0 बन रही है। तो इस 0 होने की वजह से क्या होगा, इट इज़ कॉन्ट्राडिक्ट टू द, ये मतलब गलत है, कॉन्ट्राडिक्ट टू द क्यूरीज लॉ, मतलब जो हमारा क्यूरी ने जो हमें जो लॉ दिया था उसके लिए ये कॉन्ट्राडिक्ट है। ये ऐसी कंडीशंस नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन ये हो रही है, ओके ना। ये मतलब डो काई एट टेम्परेचर टेंस टू 0, ओके ना, ये वैल्यू पूरी तरह से 0 हो रही है, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट है, ओके ना। तो इसलिए हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे क्यूरीज लॉ ब्रेक डाउन हो रहा है। देन हम लोग नेक्स्ट जाएंगे यहाँ पे, ओके। ये कंडीशन आने की वजह से हमारा क्यूरीज लॉ ब्रेक डाउन हो गया, ओके। देन आगे दी नेक्स्ट कंडीशन दैट इज़ अ सेवेंथ। सेवेंथ क्या है हमारा, सेवेंथ ये हमारा लास्ट है, वो है अनअटेनेबिलिटी ऑफ एब्सोल्यूट ज़ीरो। तो ये एक्चुअल में क्या है, अनअटेनेबिलिटी ऑफ एब्सोल्यूट ज़ीरो, मतलब जो एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर है वो अटेन क्यों नहीं कर सकते, वो अभी हमें इससे देखना है। हमने अभी तक तो बोल दिया कि एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर एक्सपेरिमेंटली पॉसिबल ही नहीं है, मतलब वो हम लोग अभी तक तो कभी अचीव कर ही नहीं पाए, ओके। तो वो क्यों अचीव नहीं कर पाते वो हमें देखना है। तो उसके लिए हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, एक ग्राफ कंसिडर कर देते हैं, ठीक है ना। दिस इज़ अ ग्राफ ऑफ, दिस इज़ अ एंट्रोपी एंड दिस इज़ अ टेम्परेचर, ओके। यहाँ पे एक्सिस पे टेम्परेचर लिखा हुआ है और हमें कंसिडर करना है कार्नोट साइकिल कंसिडर करना है हमें यहाँ पे। और कार्नोट साइकिल हम लोग कैसे कंसिडर करें, 0 लिख देते हैं यहाँ पे। तो कार्नोट साइकिल में 4 होते हैं साइकिल्स, ओके ना, 4 प्रोसेसेस रहती है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ पे एक कांस्टेंट टेम्परेचर है A to B, और यहाँ पे भी कांस्टेंट टेम्परेचर, ये जो टेम्परेचर है इसको हम लोग 0 कंसिडर, अप्रोच टू 0 कंसिडर करेंगे, ओके ना, क्योंकि इस तरफ जाएगा, ओके। तो ये C और D यहाँ पे प्रोसेस है, प्रोसेस के हम लोग डायरेक्शन वही रखेंगे सब, ओके। ये ऐसे जाके फिर यहाँ पे ऐसा, तो ये पूरी तरह से यहाँ पे हमारा बन रहा है, ओके। तो ये फॉर साइक्लिक प्रोसेस, हम लोग जो साइक्लिक प्रोसेस करेंगे तो उसके लिए लिखते हैं साइक्लिक प्रोसेस। तो साइक्लिक प्रोसेस के लिए हम लोग पूरा ये जो है प्रोसेस, उसके लिए हम लोग चेंज इन एंट्रोपी लिखेंगे, वो है यहाँ पे हम लोग सर्कुलर इंटीग्रल लिखेंगे क्योंकि ये साइकिल पूरा कंप्लीट कर रहा है। देन यहाँ पे DQ अपॉन T इक्वल टू, यहाँ पे DH भी लिख सकते हैं क्योंकि H भी हीट ही रिप्रेजेंट कर रहा है और Q भी हीट लिखेंगे, तो हम लोग Q ही लिखते, लेकिन DQ अपॉन T इक्वल टू 0, ओके। साइकिल पूरा कंप्लीट कर रहा है ना, एंट्रोपी कुछ नहीं हो रहा है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे इक्वल टू 0 लिख देते हैं यहाँ पे एंट्रोपी इसका, साइक्लिक प्रोसेस का, ओके। परफेक्ट साइक्लिक हम लोग कंसिडर किया, इसलिए यहाँ पे हमारा चेंज इन एंट्रोपी यहाँ पे हमने 0 कंसिडर किया है क्योंकि ये पूरा एडियाबेटिक कंसिडर किया है। तो अभी देखो क्या हो रहा है, ये पूरा हम लोग ने ये कंसिडर किया है। अभी नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, ये दोनों एडियाबेटिक है, तो क्या होगा यहाँ पे जो कुछ ये रहेगा, अगर हम लोग यहाँ पे डेल्टा एस कंसिडर भी कर ले ये पूरे प्रोसेस का, तो वो कैसे रहेगा, हमारा BC CD और DA सबका एंट्रोपी वहाँ पे सुपरपोज हो जाएगा, मतलब सबका ऐड करना पड़ेगा हम लोग को यहाँ पे। तो वो कैसे करेंगे वो देखते हैं, ठीक है ना। तो वो देखो कैसे है, डेल्टा एस है, देखो यहाँ पे डेल्टा एस, तो डेल्टा एस सबका देखो कैसा रहेगा, पहले हम लोग ये प्रोसेस है तो AB लिखेंगे यहाँ पे, फिर वापस एक बार चेंज इन एंट्रोपी निकालनी पड़ेगी इस प्रोसेस के लिए, तो वो क्या रहेगा, डेल्टा एस ऑफ BC, देन डेल्टा एस ऑफ CD हो जाएगा, देन नेक्स्ट वापस डेल्टा एस ऑफ CD हो जाएगा, डेल्टा एस ऑफ
डी और ए हो जाएगा, डी ए हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें भी क्या हो जाएगा, ये एडियाबेटिक रहता है, ओके ना, ये जो है ये पूरा तरह से एडियाबेटिक होता है, एडियाबेटिक होता है, तो इसमें कोई चेंज नहीं होता, ओके ना, एंट्रोपी यहाँ पे कांस्टेंट रहती है। तो वो टाइम पे क्या रहेगा, पूरी तरह से यहाँ पे हम लोग इसको सेम रखेंगे। तो ये दोनों सेम होने की वजह से क्या हो जाएगा, इसका देखो एडियाबेटिक प्रोसेस की वजह से, बट दिस इज एडियाबेटिक प्रोसेस, तो डेल्टा एस बी सी इक्वल टू डेल्टा एस डी ए इज इक्वल टू 0। तो ये 0 हो गया, ये दोनों निकल गए। देन बाय थर्ड लॉ जो हमें बता रहा है उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, ये अप्रोच टू 0 है, अगर ये अप्रोच टू 0 है तो इसका भी एंट्रोपी 0 होना चाहिए, ये हमारे थर्ड लॉ ने बताया, ओके ना। ये 0 की तरफ जा रहा है ना, 0 यहाँ पे टेम्परेचर अचीव किया है, इसको देखो ये 0 टेम्परेचर पे है ना पूरा, तो इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, इसका भी एंट्रोपी 0 होना चाहिए। तो हम लोग क्या लिखेंगे, डेल्टा एस ऑफ सी डी का भी हम लोग 0 लिख देंगे। तो बचा क्या, अभी खाली ए बी बचा है, तो ए बी के लिए हम लोग लिखेंगे डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा एस मतलब टोटल का डेल्टा एस ए बी। अभी खाली ए बी के लिए अगर हम लोग लिखना चाहेंगे साइकिल प्रोसेस में भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग अभी डी क्यू नहीं लिखेंगे, डी क्यू पहले, क्योंकि क्या था हमारा हीट ट्रांसफर डी क्यू हमारा रिप्रेजेंट करता था, ओके। लेकिन अभी क्या हमारा खाली एक ही तो प्रोसेस है, तो एक प्रोसेस के लिए हम लोग खाली क्यू लिखेंगे, और ये क्यू एक्चुअल में रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, हीट एब्जॉर्ब रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब होगी वो रिप्रेजेंट कर रहा है क्यू अपॉन टी, और विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, और ये इक्वल टू 0 भी नहीं है क्योंकि ये साइकिल प्रोसेस नहीं कर रहे हैं, ओके। तो हम लोग इसको 0 नहीं कंसिडर कर सकते। तो अभी क्या हो जाएगा, ये हमारा देखो क्या है, क्यू बाई टी विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, और इसमें जो क्यू है वो रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, ये हीट एब्जॉर्ब रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके ना। क्यू जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हीट एब्जॉर्ब। तो खाली वो अगर हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, अगर हीट एब्जॉर्ब का प्रोसेस हो रहा है, हीट एब्जॉर्ब करने के लिए हमारे पास खाली एक ही रिजर्वायर हो रहा है, ओके ना। यहाँ पे हम लोग हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं, हीट बाद में रिजेक्ट नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, प्रोसेस नहीं हो रही है, तो क्या होगा, सिर्फ एक ही रिजर्वायर यूज़ किया है। अगर ओनली वन रिजर्वायर हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो वो उसको हम लोग कार्नोट साइकिल बोल ही नहीं सकते, ओके ना। सो देयर इज ओनली वन रिजर्वायर एंड दिस इज नॉट अ केस फॉर दी कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल में ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि कार्नोट साइकिल सिर्फ किसी एक रिजर्वायर से पॉसिबल नहीं है। उसके लिए हमें हम लोग सिंक यूज़ करते थे, फिर स्टैंड यूज़ करते थे, सोर्स यूज़ करते थे, तीनों रहेगा तभी जाके हमारा कार्नोट साइकिल कंप्लीट होता था। तो सिर्फ एक रिजर्वायर यूज़ करने से कार्नोट साइकिल कंप्लीट नहीं हो सकता। सो कार्नोट साइकिल इज़ नॉट पॉसिबल विथ ए सिंगल रिजर्वायर। तो इसलिए क्या हो गया, टू अचीव दिस T टेंस टू 0, ओके ना, दैट इज एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर इज नॉट पॉसिबल, दैट इज अनअटेनेबिलिटी ऑफ एब्सोल्यूट 0, मतलब अटेन करना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। इट इज इम्पॉसिबल टू अटेन द एब्सोल्यूट 0 केल्विन, दैट इज एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर, ओके। तो आई होप you have cleared all these things about the temperature, okay ना, that is the consequences of the third law of the thermodynamics। तो हम लोग ने इसमें क्या क्या देखा था, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में पहले हमने देखा था सरफेस टेंशन का। सरफेस टेंशन में हमको क्या क्या मिला था, वो हमने देखा कि सरफेस टेंशन अगर हम लोग T टेंस टू 0 लिखेंगे तो सरफेस टेंशन भी 0 होता है। फिर उसके बाद हमने और एक चीज़ देखी थी, वो है मतलब हीट कैपेसिटी जो CP एंड CV है वो भी टेंस टू 0 हो रही थे। देन सेकेंड, उसके बाद हम लोग थर्ड एक हमने देखा था कि एक्सपांशन ऑफ कोएफिशिएंट टेंस टू 0, ओके, वो एक था। देन उसके बाद हमने CP माइनस CV की क्वांटिटी भी टेंस टू 0 हो रही है, वो देखा था। देन बताया कि आइडियल गैस जो है वो एक्चुअल में उस अटेंड करना, देखो यहाँ पे नो गैस रिमेन आइडियल, ओके। तो अगर T टेंस टू 0 लिखेंगे तो आइडियल गैस कंडीशन वहाँ पे सेटिस्फाई नहीं होगी, ओके, तो कोई भी गैस वहाँ पे आइडियल नहीं होगा, ओके। देन हमने क्यूरीज लॉ भी ब्रेक डाउन होगा, ये भी बताया यहाँ पे T टेंस टू अगर 0 होगा तो ये क्यूरीज लॉ फॉलो नहीं करेगा यहाँ पे, ओके ना, वो कंडीशन ही फॉलो नहीं करेगा। देन हमने बताया कि एक्चुअल में अटेंड क्यों नहीं कर सकते एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर, बिकॉज क्या हो रहा है यहाँ पे सब जो एंट्रोपीज है वो 0 हो रही है यहाँ पे, तो सिर्फ एक ही एंट्रोपी है, तो एक एंट्रोपी मतलब सिर्फ एक रिजर्वायर हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो एक रिजर्वायर यूज़ करके कार्नोट साइकिल पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ये एब्सोल्यूट 0 हमें अटेंड करना पॉसिबल नहीं है, ओके। तो ये अनअटेनेबिलिटी ऑफ एब्सोल्यूट 0 इज द लास्ट consequences of the third law of thermodynamics. So I hope you have cleared all these things. So thank you very much.